हेलो एवरीवन, स्टील स्ट्रक्चर के अब हम लोग चैप्टर 2 में प्रवेश करते हैं जो है टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में एक बेसिक हम लोगों ने देखा था जब कनेक्शन देख रहे थे, तो कनेक्शन की स्ट्रेंथ, बोल्टेड कनेक्शन में जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ थी वो बोल्ट स्ट्रेंथ के साथ जो मेंबर थे उसके स्ट्रेंथ के पे भी डिपेंड कर रही थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा देखा था कि ग्रॉस स्ट्रेंथ और नेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे। टेंशन मेंबर में टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर जो है वो मिनिमम ऑफ ग्रॉस ग्रॉस स्ट्रेंथ एंड नेट स्ट्रेंथ होता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया है, और वो भी क्रिटिकल सेक्शन पे। क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे। क्रिटिकल सेक्शन पे नेट स्ट्रेंथ जो बनेगी वो हमारी कंसिडर की जाएगी। तो अब सबसे पहले हम लोग को दो तरह के यहाँ पे टेंशन मेंबर देखने, एक प्लेट मेंबर और एक दूसरा एंगल सेक्शन है। उसमें भी सबसे पहले प्लेट मेंबर। तो प्लेट मेंबर में अगर ये देखें, एक प्लेट मेंबर है तो सामने से देखने, ऊपर से देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं, तो ये केवल हमको इसकी बी विथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, केवल इसकी बी विथ और नीचे का टी थिकनेस दिखेगा, टी थिकनेस दिखेगा। तो उतना पोर्शन, जैसे अगर हम यहाँ पे पी लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे पी लोड लगा रहे हैं, तो उतना ही पोर्शन ये लोड को ट्रांसमिट करता हुआ जाएगा। अगर मान लें कोई होल नहीं है, इसमें बोल्ट होल वगैरह कुछ नहीं है, उतना ही पोर्शन ये ट्रांसमिट करते हुए जाएगा। फॉर एग्जांपल नहीं फेल होता है और हम लोग ये लोड ट्रांसमिट करा रहे हैं, तो याद करिए सबसे पहला लेक्चर हमने बोला था कि जब भी चीज़ें फेल नहीं होंगी और लोड ट्रांसमिट हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे मानते हैं कि मटेरियल अपने यील्ड स्ट्रेस तक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि फेल नहीं हो रहा और प्लेट अपना काम कर रहा है, एकदम स्ट्रेंथ को फॉलो कर रहा है, तो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी होती है ग्रॉस स्ट्रेंथ। ग्रॉस स्ट्रेंथ होती है। तो ग्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मेंबर, प्लेट मेंबर ये जब निकालेंगे तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला ऊपर भी देखा है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। टी जी इज इक्वल टू ए जी इंटू एफ वाई अपॉन 1.1 ये होता है। ओके, अब पूरा खेल ए जी का ही है और जो लास्ट में ए एन आएगा। तो यहाँ जो ए जी है, अगर ये मैं बोल दूँ कि ये बी डिस्टेंस का प्लेट है, इसकी विथ बी है और थिकनेस टी है, तो ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू टी। ए जी हो जाएगा, और दो प्लेट है तो बी इंटू टी मिनिमम, दो प्लेट है तो बी इंटू टी मिनिमम। तो ये तो ग्रॉस स्ट्रेंथ की बात आ गई। बात करते हैं, स्पेशली जो बात करनी है हम लोगों को आज, वो नेट स्ट्रेंथ की है। ग्रॉस स्ट्रेंथ तो वहाँ भी एकदम यही होगा, बस ए जी को निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। नेट स्ट्रेंथ, नेट स्ट्रेंथ की बात, नेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट मेंबर। तो नेट स्ट्रेंथ से पहले हम लोगों को जानना होगा कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है। तो क्रिटिकल सेक्शन वो है जहाँ पे लोड अपना 100% हो। फॉर एग्जांपल हम यही वाला फिगर ले रहे हैं, यही हमारा मान लेते हैं एक प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ बोल्ट होल कुछ इस प्रकार है। ये उसके पीछे के बोल्ट है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है, मान लेते हैं। तो ये हमारा फोर्स है P। तो सबसे पहले ये P आएगा, तो इसके विड्थ के बाद सबसे पहला जो पोर्शन इसको मिलेगा, जो झेलेगा लोड, ये वाला पोर्शन मिलेगा। लेट मी यूज द हाइलाइटर, ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो यहाँ पे तो क्रिटिकल सेक्शन साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सिमेट्रिकल तरीके से बोल्ट लगे हैं, यही डायरेक्ट हमें मिल रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल मिल जाएगा। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे बोल्ट सेम ऑर्डर में नहीं लगे होते, सिमेट्रिकल नहीं रहते हैं, उसको स्टैगर्ड कहते हैं, स्टैगर्ड तरीके से लगे रहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक है, फिर ये एक है, तो ये एक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम मान के चलें कि ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन बनेगा, तो
ये भी हो सकता है कि एक हम ये ले लें और ये 3 बोल्ट एक साथ फेल हो जाए, ऐसे फेल हो जाए प्लेट। तो क्रिटिकल सेक्शन यहाँ 2 केस बन सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों पे हमको चेक करना पड़ेगा, और जिसमें नेट स्ट्रेंथ कम आएगी दैट विल बी आवर क्रिटिकल केस, क्योंकि मजबूत चीज़ तो हमारी सेफ हो ही जाएगी, कमज़ोर सिर्फ चीज़ों को पहले हम लोग को वो देखना है। तो ये स्टैगर्ड पॉइंट का केस है, दोनों देखेंगे हम लोग बारी बारी। तो पहले एक नॉर्मल वाला देख लेते हैं। नॉर्मल वाले में जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2 होल है, सिंपल सिमेट्रिकल है, इसके पीछे भी अगर 2 होल करना चाहते हैं कर दीजिए, एग्जैक्ट पीछे है, ठीक है, मतलब स्टैगर्ड बोल्टिंग नहीं है। तो यहाँ ये हमारा क्रिटिकल प्लेन हो गया 1 1। तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा, पहले तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि नेट स्ट्रेस इज इक्वल टू, अब नेट में हम लोग बाकायदा होल पे चर्चा करें। होल मतलब प्लेट को तोड़ दिया गया है, वहाँ पे प्लेट टूटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहले तो ए नेट लेंगे ही, एरिया ए नेट इनटू टूटा हुआ है तो एफ यू पी डिवाइडेड बाई 1.25, एफ यू पी डिवाइडेड बाई 1.25, और एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के लिए हम लोग 0.9 से भी मल्टीप्लाई कर देते। तो ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। इसमें ए नेट क्या है, ए नेट वही मेन खेला है। ए नेट क्या है, ए नेट यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लोग को बी इंटू टी मिल रहा था ग्रॉस, तो बी इंटू टी तो है ही, बस उसमें ये होल वाला माइनस कर दो। तो होल कितना है, ये अगर देख लें, ये डी डिस्टेंस होल का, ये डी डिस्टेंस होल का, तो 2 टाइम्स डी इंटू टी, ये इतना पोर्शन माइनस कर दो। तो ये बन जाता है फॉर्मूला बी माइनस 2 टाइम्स डी इंटू टी। तो यहाँ पे तो 2 बोल्ट थे तो 2 टाइम्स डी बन गया, लेकिन जनरली अगर बात करें तो ये होता है ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी मिनिमम। 2 प्लेट है तो टी मिनिमम, ये ए नेट आ गया, ए नेट आ गया, तो हमारा टी एन आ गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल वाला केस था, जब हमारा स्टैगर्ड बोल्टिंग नहीं है तो, स्टैगर्ड बोल्टिंग नहीं है तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अगर मैं लिखना चाहूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगा, मिनिमम ऑफ ग्रॉस स्ट्रेंथ एंड नेट स्ट्रेंथ, दोनों मिल गया है। ये तक कितना था, ए जी इंटू एफ वाई अपॉन 1.1, ये कितना है ए नेट इंटू एफ यू पी अपॉन 1.25 इंटू 0.9, ये दोनों मिल गए हम लोग को। तो ये वाला तो सिंपल केस था कि स्टैगर्ड बोल्टिंग नहीं थी। अगर मान लेते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग है तो ये केस ले लेते फिर से, अब देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड, ये हिल गया थोड़ा सा। भाई हो जाए यार। तो जैसे ये स्टैगर्ड बोल्टिंग का केस हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब ये लाइन में नहीं है तो हम लोगों ने बोल्ट पढ़ा है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स पी लग रहा है तो ये हमारा गेज डिस्टेंस हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं G1, ये हमारा गेज डिस्टेंस हो जाएगा। G2,
थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे। G2, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस देख लेते हैं G1, फॉर एग्जांपल सबको G ले लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी होगी। G मान लेते हैं बराबर है सब, बस अलाइनमेंट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। जी पिच डिस्टेंस P कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ फिगर गंदा हो गया था इसलिए थोड़ा मैंने क्लीन बना लिया। मान लेते हैं ये P लग रहा है, तो पहला क्रिटिकल सेक्शन हमारा ये मान के चलते हैं कि ये टूटेगा। तो ये टूटा तो हम ए नेट क्या निकालेंगे, ए नेट निकलेगा B माइनस एन डी नॉट, वेयर n इज इक्वल टू 2। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट B माइनस 2D नॉट इंटू टी मिनिमम, ये निकल जाएगा अगर ये 1 सेक्शन के हिसाब से माने तो ए नेट 1। अगर हम माने कि ये वाला ऐसे पहले टूट रहा है, ये फिर ये यूं गया, ये टूटा, ये टूटा, ये ऐसा आ गया, तो दूसरे कलर से कर दे रहे हैं कि ये कुछ ऐसे टूटा, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये जो लेंथ है ये स्टैगर्ड हो रही है। तो इसके लिए जो अब फॉर्मूला बनेगा दूसरे वाले प्लेन के अबाउट, ए नेट 2 B माइनस पहले कितने बोल्ट हैं, 1 2 3 4, 4D नॉट, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लेंथ मिल रही है। देखो अगर ये गेज लेंथ केवल मिलती तो इतनी ही मिलती जी, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेंथ मिल रही है, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ को ऐड किया जाता है। ये क्या होती है, ये होती है P स्क्वायर अपॉन 4G। तो एक बार यहाँ मिल रही है, एक बार यहाँ मिल रही है, P स्क्वायर अपॉन 4G, ये इतना ऐड हो रहा है इनटू टी मिनिमम, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड पिच के केस में कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनता है। स्टैगर्ड पिच के केस में आपको दोनों केस में निकालना होगा। अब आपको यहाँ पे भी केस 2 में भी निकालना होगा और केस 1 में भी निकालना होगा, और इन दोनों में जो छोटा होगा, ए नेट 1 और ए नेट 2 में जो छोटा होगा, ए नेट 1 एंड ए नेट 2 का मिनिमम, जो ए नेट होगा वो हमारा इन दोनों का मिनिमम होगा। अब इसके बाद ए नेट की मदद से टी नेट निकलेगा, और टी नेट और टी जी से मिनिमम होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो यही मोटा मोटा तरीका है टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का। तो इसमें जो मेन चीज़ है, परमिसिबल स्ट्रेस तो हर जगह सेम रहेंगे। ग्रॉस वाले में हमें हर जगह चाहे एंगल हो चाहे प्लेट हो, FY अपॉन 1.1 होगा, और नेट स्ट्रेंथ में FUP अपॉन 1.25 इंटू 0.9 होगा। बस अंतर आएगा AG में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर आपका ए नेट में ही है। ए नेट में दो केस हम लोग को मिल गए कि नॉर्मल बोल्ट अगर सिमेट्रिकल टाइप के लगे हैं तो B माइनस एन डी नॉट लगेगा, फॉर्मूला B माइनस एन डी नॉट इंटू टी मिनिमम। और अगर स्टैगर्ड है तो आपको स्टैगर्ड वाले तरीके से निकालना होगा, और एक एक्स्ट्रा ऐसे वाला निकालना होगा। दोनों केस में जो मिनिमम होगा वो आपका ए नेट होगा, ठीक है। ऐसे आपका तरीका हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब अगला पोर्शन है हमारा एंगल सेक्शन जानने से पहले, अगर शायद मैंने पता नहीं बोल्ट में बताया है कि नहीं बताया, तो यहाँ देख लीजिए कि जो बट बोल्ट कनेक्शन था, अगर कुछ मैं ऐसे मान ले रहा हूँ कि ऐसे बट बोल्ट कनेक्शन है, यहाँ एक बोल्ट था, यहाँ एक बोल्ट था, यहाँ एक बोल्ट था, यहाँ एक बोल्ट था, फॉर एग्जांपल 4 बोल्ट, और अंदर भी दो हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूँगा, ये कवर प्लेट हमको दिखेगा 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा 4 बोल्ट। तो जब हम लोग बात करेंगे
मेन मेंबर्स की, मेन मेंबर, ये मेन मेंबर्स जो हैं, इस यहाँ से फोर्स ट्रांसमिट होगा सबसे पहले इस वाले आउटर बोल्ट्स को दिखेगा। तो मेन मेंबर्स के लिए, मेन मेंबर्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट यही, मेन मेंबर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है? क्रिटिकल सेक्शन आउटर मोस्ट बोल्ट है, आउटर मोस्ट सेक्शन है, आउटर मोस्ट सेक्शन। और कवर प्लेट्स के लिए, ये कवर प्लेट्स, तो जब मेन मेंबर में इस पे आता है लोड, फिर इस पे लोड आता है, फिर कवर में सबसे पहले सबसे मैक्सिमम लोड जो लगता है वो यहाँ लगता है। तो कवर प्लेट्स के लिए, कवर प्लेट से कवर मेंबर्स के लिए इनर मोस्ट सेक्शन, ये कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। इनर मोस्ट सेक्शन जो है वो आपके क्रिटिकल सेक्शन है। तो ये हो गया टेंशन मेंबर में प्लेट मेंबर। अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल सेक्शन के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, स्टैगर्ड करने की ज़रूरत क्या है? स्टैगर्ड करने की ज़रूरत क्या है? तो स्टैगर्ड करने से हम लोग नेट स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर को मेंटेन कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ये P²/4G हमारा यहाँ ऐड हो रहा है ना, यहाँ P²/4G ऐड हो रहा है, तो एरिया बढ़ रही है। एरिया अगर बढ़ रही है तो हो सकता है कि A-Net2 क्या कुछ अच्छी खासी मिले और हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज़ मिले। जो नॉर्मल केस है, नॉर्मल 4 बोल्ट लगाने पे जो स्ट्रेंथ आएगी उससे ज़्यादा हमको मिल जाए। तो एरिया को मेंटेन करके हम लोग स्टैगर्ड पिच करके हम लोग स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, और करीब करीब कभी कभी 100% स्ट्रेंथ एफिशिएंसी हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय स्टैगर्ड बोल्ट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। चलिए एंगल सेक्शन की बात करते हैं। तो एंगल सेक्शन में भी देखिए, हम लोग को दोनों फोर्स निकालने हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ग्रॉस और नेट, यही दोनों मेन है। ठीक है, और फॉर्मूला भी लगभग सेम है। ग्रॉस होगा Fy/1.1 इंटू Ag, और नेट होगा A-Net इंटू FUP/1.25 इंटू 0.9। तो यही होगा, बस तरीका बदलेगा। ठीक है, निकालने का तरीका बदलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो एंगल सेक्शन हमेशा उसकी 2 लेंथ होती है, L1 L2, और एक थिकनेस होता है T। यहाँ देखने में अलग लग रहा होगा लेकिन थिकनेस लगभग बराबर होता है। तो जब हम लोग ग्रॉस स्ट्रेंथ में Ag निकालते हैं, तो Ag निकालना इज़ वेरी मतलब सिंपल। क्या करिए कि इसको सीधा कर दीजिए, इस पोर्शन को सीधा कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से इस पोर्शन को ऐसे ला के सीधा कर दीजिए, तो कुछ यहाँ तक आएगा। सीधा मतलब वहाँ करना नहीं है, बट मैं समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ कि सीधा। तो ये यहाँ से अगर यहाँ तक कर दिए तो ये जो L2 लेंथ है, ये हमारी L2 लेंथ आ जाएगी, और यहाँ तक हमारा L1 लेंथ थी। तो अगर आप यहाँ पे दिख रहा हो, अब आपको एक रेक्टेंगुलर बार दिख रहा है, अब एक आपको, तो L1 L2, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कुछ ओवरलैप हो रहा है। ये कितने के बराबर होगा? ये जो बीच वाला पोर्शन जो ओवरलैप हो रहा है, ये कितने, इसकी डायमेंशन ये वाली कितनी होगी? तो क्या ये थिकनेस है T? तो हमें जो मिल रहा था, हम लोग जो Ag निकालते थे B इंटू T मिनिमम, तो उसके लिए जो B होता था वो हमारा विड्थ होता था। यहाँ विड्थ क्या है? L1 प्लस L2 माइनस ये जो एक्स्ट्रा एक T आ गया, ये T, और इंटू T, यहाँ पे T मिनिमम की मतलब T। ठीक है, अगर गसेट प्लेट के बारे में कुछ दिया है तो वो ले लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे T ही है। ठीक है, T मिनिमम इज T ओनली। ठीक है, तो ये तो हमारा Ag हो गया। Ag इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। Ag इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस T इंटू
टी। ये हो गया ग्रॉस एरिया। नेट एरिया कैलकुलेशन में अब थोड़ा सा है दिमाग लगाना नेट एरिया में। चलिए देखते हैं नेट एरिया में। फॉर एग्जांपल यही मेंबर था, कुछ ऐसे कनेक्टेड है। यही मेंबर है, कुछ ऐसे कनेक्टेड है। नेट वाला थोड़ा फार्मूला भी बदलेगा, ये एग्जैक्ट यही फार्मूला नहीं रहेगा, थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ये L1 था, ये L2 था, इसकी थिकनेस T, ठीक है। और ये गसेट प्लेट से ऐसे कनेक्टेड है, ये गसेट प्लेट है, यहाँ एक बोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको हम सामने से देखें तो कुछ ऐसे दिखेगा कि ये गसेट प्लेट, ये हमारा एंगल सेक्शन। ये हमारा एंगल सेक्शन ऐसे कुछ कनेक्टेड है। यहाँ मान लेते हैं ये 2 बोल्ट्स द्वारा या 3 बोल्ट्स द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको 2 चीज़ें मिल गई, एक कनेक्टेड लेग मिल गया, ये कनेक्टेड लेग है, इसको मैं बोल देता हूँ A1 लेंथ, ये L1 मान लेते हैं, ये L2, और ये ओवर हैंगिंग लेग है, इसको मैं बोल देता हूँ A2। तो देखिए जो आपका मैक्सिमम फोर्स ट्रांसमिट होगा वो कनेक्टेड लेग की वजह से होगा, यहाँ से A1 की मदद से, और जो बचे खुचे फोर्स होंगे या कम फोर्स ट्रांसफ़र होंगे वो A2 की मदद से। तो यहाँ एक फेनोमेना अराइज हो जाती है, क्योंकि ये लटका हुआ पोर्शन है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ लैग करा देगा, इसीलिए इस यहाँ पे एक फेनोमेना आ जाती है शेयर लैग। ओवर हैंगिंग लेग की वजह से जो शेयर स्ट्रेंथ है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हो पाएगा और वो शेयर लैग हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो शेयर फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, शेयर लैग हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, ओवर हैंग है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग नेट स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल सेक्शन नापते हैं तो एरिया का कैलकुलेशन A1 और A2 के फॉर्म में करते हैं कि A1 दैट इज़ कनेक्टेड सेक्शन पोर्शन और A2 दैट इज़ ओवर हैंगिंग या ओवर हैंगिंग, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो कनेक्टेड है वो तो हमारा बाकायदा उसमें होल हुआ है तो उसका नेट फेलियर होगा। जो कनेक्टेड है जिस उसमें होल हुआ है तो उसका नेट फेलियर होगा, लेकिन जो कनेक्टेड नहीं है ओवर हैंग है उसमें ग्रॉस फेलियर होगा। ऐसा मानते हुए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब पार्ट पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। क्या जो हम लोग L1 + L2 -T कर रहे थे तो -T का आधा इधर दे देंगे और T का आधा इधर दे देंगे, तो हमारा कुछ एरिया ऐसे बनेगा कि AGO = L1 + L2 कर रहे थे टोटल ग्रॉस में, अब केवल इसको निकालना है, तो यहाँ L2 है, सॉरी L2 - T/2 × T, ये हो गया ग्रॉस ओवर हैंगिंग का। और अगर मैं नेट बात करूँ तो वो हो जाएगा L1 - T/2 एंड -D0, अगर यहाँ पे एक ही दिख रहा है इसलिए D0, नहीं तो ND0 × T, ये कनेक्टेड लेग का हो गया। सिमिलरली दोनों के फेलियर भी उसी प्रकार के होंगे, देखते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेंथ बनेगा, नेट स्ट्रेंथ जो बनेगा TN, वो होगा जो कनेक्टेड जो ग्रॉस लेग है AGO, तो ग्रॉस FY/1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा इसमें शेयर लैग इफेक्ट भी है तो हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे
बीटा प्लस, और जो नेट लेग है जो कनेक्टेड है वो तो बाकायदा नेट वाले फॉर्मूले से ए एन सी इंटू एफ यू पी अपॉन 1.25 इंटू 0.9। अब यहाँ जो बीटा है, बीटा की वैल्यू बहुत कभी कोई पूछ लेता है, लेस देन इक्वल टू 0.7, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 एंड लेस देन इक्वल टू एफ यू पी अपॉन 1.25 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई एफ वाई अपॉन 1.1। ये करीब करीब 1.29 आता है। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। ये तो एक तरीका हुआ नेट स्ट्रेंथ निकालने का कि आप बाकायदा कनेक्टेड लेग देखो और ओवर हैंगिंग लेग देखो। तो ओवर हैंगिंग में हम लोग ग्रॉस फेलियर मानेंगे और कनेक्टेड लेग में नेट फेलियर मानेंगे। तो ग्रॉस वाले में शियर लैग की वजह से एक बीटा फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बीटा कुछ 0.7 से इस वैल्यू जो कि 1.29 के करीब आती है, 1.3 मान लीजिए, उस वैल्यू के बराबर होता है। बीटा का एक फॉर्मूला भी होता है, बीटा इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.076 डब्ल्यू बाई टी एफ वाई अपॉन एफ यू बी एस अपॉन एल सी, बी एस अपॉन एल सी, वेयर एल सी इज द लेंथ ऑफ कनेक्शन। ये जो लेंथ ऑफ कनेक्शन है ये एल सी है, एल सी है। डब्लू जो है आपका ओवर हैंगिंग लेंथ की ये जो लेंथ है दैट इज़ डब्लू, ये डब्लू है। बी ये आपका जी है, जी की वैल्यू टॉप टू है। बी एस की वैल्यू हो जाती है डब्लू प्लस, यहीं लिख दे रहा हूँ क्यों अलग लिखूँ, बी एस हो जाता है डब्लू प्लस जी माइनस टी फॉर बोल्टेड कनेक्शन। वेल्डेड के केस में बी एस इक्वल टू डब्लू हो जाता है। टी हम लोग थिकनेस जानते ही हैं, एफ वाई जानते हैं, एफ यू जानते हैं, एल सी था लेंथ ऑफ कनेक्शन। ठीक है, हो गया, ये बात हो गई। अब भाई क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला कहाँ तक इस्तेमाल किया जाएगा, तो वैसे केस में एक तुरंत वाला फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि नेट स्ट्रेंथ का अल्टरनेट फॉर्मूला, अल्टरनेट फॉर्मूला सीधे टोटल ए नेट इंटू एफ यू पी अपॉन 1.25 इंटू 0.9 नहीं, एक वैल्यू अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ए नेट डिफरेंट है ये वाले ए नेट से, ए एन सी से। ए नेट यहाँ क्या होगा, यहाँ ए नेट की वैल्यू होगी L1 प्लस L2 माइनस टी इंटू टी कर देंगे, ये तो वो ग्रॉस हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे नहीं। माइनस टी के बाद माइनस एन डी नॉट, मतलब जो ग्रॉस वाला फॉर्मूला ऊपर देखे थे उसमें एन डी नॉट से वो। अल्फ़ा की वैल्यू का भी क्लॉज है, अल्फ़ा की वैल्यू का भी क्लॉज क्या, इसको यहाँ पे लिख दो। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू जो है 0.8, 0.7, 0.6। अगर आपका नंबर ऑफ बोल्ट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है या वेल्डेड कनेक्शन है, तो 0.8। अगर 3 है तो 0.7 ये नंबर ऑफ बोल्ट्स। अगर 2 है या 1 है तो 0.6, ये अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये अल्टरनेट मेथड है, ये तब जब आपको तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकाल के टिक करके भागना है, ठीक है। लेकिन जैसे ईएससी के मेंस में, यूपीएससी के मेंस में, यूपीपीएससी के मेंस में, एयू वगैरह में इस वाले फॉर्मूले से पूछ सकता है कि आपका ए नेट बताइए कि शेयर लैग के इफ़ेक्ट की मदद से हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है, बन रहा है, उसका मेथड बताइए। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया एंगल सेक्शन का, अब देखिए
शियर लैग आ रहा था, ये हमने देखा था। शियर लैग को हटाने के भी तरीके हैं, ठीक है। शियर लैग को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम फिर से बना दे रहे हैं फिगर। अब यहाँ ओवर हैंगिंग की वजह से शियर लैग आ रहा था, तो शियर लैग हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस वाले पोर्शन को भी कनेक्ट कर दो, या तो एक काम ये कर दो, इस वाले पोर्शन को भी कनेक्ट कर दिया तो शियर लैग हट जाएगा, ठीक है। या और ऐसे केस में एंगल सेक्शन जो है, अगर बोथ साइड कनेक्टेड है तो एंगल सेक्शन हमारा प्लेट की तरह बिहेव करेगा, प्लेट सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। बिहेव्स लाइक प्लेट सेक्शन। मतलब क्या कि हमारा जो AG होगा सिंपल हमारा B इंटू टी हो जाएगा, और B की वैल्यू कितनी होगी, L1 प्लस L2 माइनस टी इंटू टी। AN जो होगा A नेट वो सीधे B माइनस एन डी नॉट निकालो इंटू टी, तो यहाँ पे B कितना था, L1 प्लस L2 माइनस टी माइनस एन डी नॉट इंटू टी, ये हो जाएगा। बाकी वही परमिसिबल स्ट्रेस वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, ये प्लेट सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि पहला तरीका तो ये हो गया, हाउ टू अवॉइड shear lag, हाउ टू अवॉइड shear lag। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि दोनों साइड को कनेक्ट कर दो, बोथ साइड कनेक्टेड हो जाए। दूसरा तरीका अनइक्वल एंगल सेक्शन ले लो, अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो अनइक्वल एंगल सेक्शन ले लेंगे तो जो कनेक्टेड वाला है उधर लॉन्ग वाला लेंथ ले लें, और जो ओवर हैंगिंग है उधर छोटा वाला लेंथ ले लें, तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट केस क्या है कि तीसरा तरीका कि टैक एंगल या टैक बोल्ट्स का इस्तेमाल करो। टैक बोल्ट्स लग एंगल्स का इस्तेमाल करो। लग एंगल्स, अब लग एंगल्स क्या हैं, लग एंगल्स भी लाइक गसेट प्लेट ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, वही वाली बात है कि लग एंगल क्या है, ये गसेट प्लेट है, एक छोटा एंगल सेक्शन यहाँ लगा दो, यहाँ ये तुम्हारा लग एंगल है, ऐसे इसको कनेक्ट कर दो तो भी हमारा शियर लैग एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं हमको शियर लैग को हटाने के। अब देखिए, लग एंगल जो है अपने में कोई फोर्स ट्रांसमिट नहीं करता है, कभी कभी कोई स्टेटमेंट दे देता है, डू नॉट ट्रांसमिट फोर्सेस, बट इसकी वजह से थोड़ी सी इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, इसकी वजह से। और ये क्या काम करता है, लेंथ ऑफ कनेक्शन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। अब अगला हमारा पोर्शन है कि नेट एरिया कैलकुलेशन यूजिंग WSM। अब WSM में हमारा क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन इसेंट्रिसिटी ही है, एक तरह से बेस्ड ऑन इसेंट्रिसिटी है। और इसमें मोटा मोटी एक चीज़ है कि एरिया ए नेट कैलकुलेशन जो है, ए नेट कैलकुलेशन, ठीक है, ए नेट कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है, सीधे ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस K टाइम्स A2। अब देखते हैं, अब इसमें हर जगह K की वैल्यू ही निकालनी है हमको। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट कि जब हमारा एंगल सेक्शन कुछ इस प्रकार हो कि गसेट एक ही साइड कनेक्टेड है, दूसरा ओवरहैंग है,
ठीक है, ये हो गया A2, ये हो गया A1। ठीक है, यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, A1 A2 की एक बार वैल्यू भी निकाल देता हूँ। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पीछे भी देखा था, L1 माइनस T/2 माइनस D0 इंटू T। और A2 क्या हो जाएगा, L1 माइनस T/2 इंटू T। ठीक है, इस वाले केस में K की वैल्यू हो जाती है 3 टाइम्स A1 अपॉन 3 टाइम्स A1 प्लस A2। ठीक है, ये WSM की बात हो रही है। केस टू, केस टू में क्या है कि दो एंगल सेक्शन, एक ही साइड, गसेट प्लेट के एक ही साइड दो एंगल सेक्शन लगा दें हम। ये गसेट प्लेट है, ये एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन, दो एंगल सेक्शन लग गए। ठीक है, सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये इधर कनेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो कनेक्ट हो रहा है, ये इन बोल्ट्स को बोलते हैं टैग बोल्ट्स, टैग बोल्ट्स। ठीक है, टैग बोल्ट या टैग रिवेट्स, जो भी बोलना चाहो। तो अगेन ये वाले पोर्शन A1 है, ये वाले पोर्शन A2 है, क्योंकि यही लटकते हैं। अगर टैग बोल्ट्स नहीं होता तो ओवरहैंग यही होता है। तो यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू थोड़ी, A1 की वैल्यू तो वही सेम कि क्या था, L1 माइनस T/2 माइनस D0 इंटू T, क्योंकि अब दो साइड है तो इंटू 2। ठीक है, A2 की वैल्यू L2 माइनस T/2 इंटू 2, क्योंकि ये भी दो साइड है। ठीक है, यहाँ जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 टाइम्स A1 अपॉन 5 टाइम्स A1 प्लस A2। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, गसेट प्लेट के बोथ साइड आ जाए। कुछ ज़्यादा जल्दी में बना दिए। कुछ इस टाइप से, फिगर को इग्नोर करिए, कुछ ऐसे ये कनेक्टेड है गसेट के बोथ साइड। ये हमारा ओवरहैंग्स हो गए A2। ठीक है, सिमिलर ये यहाँ पे ये A1 हो गए, तो यहाँ A1 A2 अगेन पिछली बार की तरह ही L1 माइनस T/2 माइनस D0 इंटू T इंटू 2, क्योंकि दो हैं। A2 इक्वल टू L2 माइनस T/2 इंटू T इंटू 2। यहाँ जो K की वैल्यू है इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री की वजह से shear leg रिमूव हो जाता है, shear leg रिमूव्ड ड्यू टू सिमेट्री। देख रही, इसके अबाउट सिमेट्री बीचों बीच में है, तो shear leg रिमूव हो जाएगा। अब ये सारे जो हमने केस देखे, केस 1 2 3, ये तीनों केस जो हैं हम लोग ये मान के चलते हैं कि एंगल्स आर टैग बोल्टेड और रिवेटेड। ठीक है, अगर नहीं हुए तो इफ नॉट टैग रिवेटेड, तब केस फर्स्ट वाला केस का एरिया को हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे, बस, और कोई बात नहीं। केस फर्स्ट वाले केस का एरिया को हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ देख लीजिए कि अगर हम स्टैगर्ड पिच दे रहे हैं तो स्टैगर्ड पिच शुड नेवर बी, एक क्लॉज आता है कभी कभी, स्टैगर्ड पिच अगर टेंशन और कंप्रेशन नहीं कुछ मेंशन है तो स्टैगर्ड पिच शुड नेवर बी मोर देन 32T और 300
mm। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अगला ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ हम लोग को देखना है, और भी 2-3 चीज़ें देखनी है टेंशन मेंबर की, तो वो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग रिवीजन करते रहिए। आज हम लोगों ने प्लेट और एंगल सेक्शन ख़त्म कर दिया। मेन दोनों में यही है कि ए नेट और ए जी कैसे निकालें, तो ये ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।